ये तो कल दिखाई दिए थे कैसे कैसे लूपिंग होता है ये सब। कल हम बनाए थे ना, हम बनाए थे ना कि यहाँ जो बन का आता है उसका नाम है HNRNA। और HNRNA का क्या होता है, ये जो भी चीज देख रहे हो सब यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। जो बन के आया था वो क्या है, मैसेंजर RNA। हम लोग में जो भी बन का आता है वो क्या होता है, HNRNA। इसलिए ये जो लाइन लिखा हुआ ये गलत है, इसको HNRNA करना है। अपने अपने कॉपी में ठीक कर लीजिए। ये क्या है, लिखो यहाँ पर, ये मैसेंजर RNA नहीं है, ये HNRNA है। लिखिए यहाँ पर, ये HNRNA है, HNRNA। और ये क्या है, मैसेंजर RNA। दिस इज द मैसेंजर RNA। इसलिए आप जल्दी आदमी सावधानी बनाइए, ये HNRNA है। आपने अपने नोट्स में बनाइए HNRNA। एक्सॉन, आइए, ये हो गया HNRNA। और ये सब जानते हो कि ये पर जो जोड़े हो, ये क्या जोड़े हो, टेल पॉली एडिनाइलेशन। और यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन 5 मिथाइल, 5 प्राइम इंड हुआ तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है, वो देख लिया, इसको ठीक कर लेना। चलिए, उसके बाद आज आपको हम सिखाते हैं एक चीज, ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जो RNA बन के तैयार हो गया अपना 5 प्राइम से 3 प्राइम, जो मैसेंजर RNA बन के तैयार हो गया, हम इसी मैसेंजर RNA के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। इस मैसेंजर RNA के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं हम। ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। अभी अभी आपने DNA को देख करके RNA बनाया, और इसमें है क्या क्या, तो कहीं A है, कहीं U है, कहीं G है, कहीं G है, कहीं G है, कहीं U है, कहीं U है, कहीं C है, कहीं C है, कहीं A, कहीं U, कहीं G, ऐसे करके T छोड़ के सब कुछ है इस पर, पूरा भरा पड़ा है ऐसे करके। ठीक है, यह है मैसेंजर RNA। अब मैं कहना चाहता हूं कि हर 3 न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर RNA पर बैठा हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड जी सब न्यूक्लियोटाइड है। हर 3 न्यूक्लियोटाइड, लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बनता है, एक जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडोन। एक जेनेटिक कोड बोलो या जेनेटिक कोडोन बनता है। तो 3 जैसे मान लो AUG, पहला नाम हुआ AUG, दूसरा हुआ GGG। ऐसा मत करना कि AUG बना लिया, अब इस G को पकड़ के अगला 2 G में जोड़ दिया, ऐसा नहीं। एक बार अगर ये G इसमें आ गया तो अब अगला 3 लेना है, अब अगला 3 लेना है, अगला 3 लेना है, ऐसे करके बनाना है। तो जनाब ये सब क्या बना, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोडोन। मैसेंजर RNA पर बैठा हुआ जितना भी न्यूक्लियोटाइड है, 3 लगातार न्यूक्लियोटाइड के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसका नाम है जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक कोड। क्या नाम है, जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक। अब देखो, सब मिला के 64 जेनेटिक कोडोन है, या जेनेटिक कोडोन बोलो या जेनेटिक कोड। हमारे पास 64 जेनेटिक कोडोन है। 64 में 3 बदमाश है, 3 नॉनसेंस है। 3 नॉनसेंस कोडोन है, और नॉनसेंस कोडोन का दूसरा नाम स्टॉप कोडोन भी है या टर्मिनेटर कोडोन भी, बहुत सारे नाम है इसके। नाम टर्मिनेटर कोडोन भी है। टर्मिनेटर यानी टर्मिनेट करने वाला, स्टॉप माने रोकने वाला, नॉनसेंस माने बदमाश, ये सब नाम है इसका। और 3 बदमाश है, बाकी 64 में से 3 गया 61। 61 जो कोडोन है वो काफी कामयाब है। प्यारे, हमारे बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो एसिड, 20 टाइप्स। जैसा कि आप नाम सुने भी, कोई ग्लाइसिन, कोई एलानिन, कोई ट्रिप्टोफान, कोई टायरोसिन, कोई थ्रियोनिन, कोई सेरिन, कोई एस्पार्टिक एसिड, कोई ग्लूटामिक एसिड, कोई प्रोलिन, लाइक दैट 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। और ये किसी न किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है कोडोन। लेकिन जरा सुनो, हमारे पास 20 प्रकार का अमीनो एसिड है,
लेकिन संजोग से हमारे पास 61 प्रकार का कोडोन बन गया, कामयाब कोडोन। अब मैंने बोला ए एमिनो एसिड तुम लोग लूट लो। अगर 20 एमिनो एसिड होता और 20 जेनेटिक कोडोन होता तो सबको एक एक हिस्सा आता, और मैं बोलने के काबिल होता कि AUG फलना एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, GGG चिलना एमिनो एसिड करता है। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि किसी ने 1 लूटा, किसी ने 2 लूटा, किसी ने 4, किसी ने 6 लूटा, जिसको जितनी हिम्मत थी लूट लिया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ये कि आपन के पास 20 एमिनो एसिड है, 20 टाइप्स, और आपन के पास जेनेटिक कोडोन कितने हैं? 61 प्रकार का। तो किसी को 1 मिला, किसी को 2, 1-1 किसको मिला और किसको 6-6 मिला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना रटने का नहीं। वैसे नीट 2025 में 2024 के नीट में 3 क्वेश्चन आया यही इसी टेबल से, जबकि इतिहास में आज तक कभी इस टेबल से 3 क्वेश्चन कभी नहीं आया। इतिहास की बात करता हूं, 1 काफी था, लेकिन इस पर 3 क्वेश्चन आ गया 24 में, और 3 क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर, और 1 क्वेश्चन से किसी का नीट में छूटता और नहीं होता है। आप सोचिए, आपका अगर 12वीं स्ट्रांग रहता है तो खन खन करोगे नीट में। सब कुछ तो वही टॉपिक तो है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वही तो नीट का सिलेबस है। इधर 12वीं की एग्जाम तो फरवरी में खत्म, और उस पर नीट की तैयारी में पूरा भीड़ जाओ बिना दिन गवाए। लाइफ में कोई आराम नहीं कि अब मौसी के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ घूम के आते हैं, ये सब कुछ नहीं। एग्जाम खत्म, 1 दिन 2 दिन आराम करो बस, उसके बाद फिर भीड़ जाओ। क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में क्या होता है, नीट के एग्जाम, और आप मन से भीड़ जाओ। खास करके कम से कम जो 12वीं पढ़े हो इस बार, उसका तो टॉपिक पूरा तैयार होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें नंबर लाओ। कम से कम तुम 400 नंबर का नियम कहता है कि उसी साल कंप्लीट करके दिखा दो, तो अच्छा से पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं 3 क्वेश्चन आया था। अब चलो, ज्यादा टाइम नहीं है, तो आज 61 कोडोन है। किस किस के हिस्से में 1 मिला? सुनो, मेथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को 1 मिला, और उसका नाम है ये मेथियोनिन नाम के एमिनो एसिड के हिस्से में 1 कोडोन मिला, और उसका नाम है, और AUG को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टिंग कोडोन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका 2 फरवरी जो बायोलॉजी का एग्जाम होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। कौन चीज? कि AUG को कहते हैं स्टार्टिंग कोडोन, और ये स्टार्टिंग कोडोन किस एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है? मेथियोनिन। किसको करता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर AUG नहीं, कभी कभी GUG स्टार्टिंग कोडोन का काम कर देता है, और GUG किसका नाम है? वैलिन का। वैलिन क्या है? एमिनो एसिड। मैंने क्या बोला? जब भी कोई पूछे स्टार्टिंग कोडोन कौन है तो AUG, कभी कभार ये नहीं रहता तो ये भी स्टार्टिंग कोडोन का काम करता है, और ये वैलिन को रिप्रेजेंट करता है। और मान लो क्वेश्चन ऐसा बना दिया, मान लो D कुमार क्वेश्चन सेट किया, और मैंने क्वेश्चन किया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड या कोडोन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड में एक्ट एज स्टार्टिंग कोडोन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यानी जब मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में कौन कौन कोडोन स्टार्टिंग कोडोन का काम कर सकता है? चॉइस A AUG, चॉइस B GUG, चॉइस C A and B बोथ, और चॉइस D कुछ बना देंगे तो आंसर क्या होगा? C। याद रखना। लेकिन मेनली स्टार्टिंग, अगर मान लो लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग कोडोन, चॉइस A, चॉइस ऐसा, चॉइस C, चॉइस D, कोई A भी नहीं लिखा हुआ है, क्या मारोगे? आराम से। AUG किसको रिप्रेजेंट करता है? GUG किसको करेगा? याद करना पड़ेगा, कोई गुजारा नहीं है, पक्की बात। अगला, अभी मैंने आपको बोला कि 64 में कितने बदमाश? इसका नाम क्या? जल्दी बोलो। स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन या टर्मिनेटर कोडोन। अब तीनों को याद करो, ये भी इसमें कोई गुजारा नहीं है, याद करना होगा। ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, एक का नाम है UAG, एक का नाम है UGA, और एक का नाम है UAA। याद करना। अब तुम एग्जाम में इतना में से इस भीड़ में 1, 2 और 3, इस भीड़ में 1, 2 और 3 ये स्टॉप कोडोन है। एक का नाम है UGA, UAG, UAA। अब देखो तीनों का स्टार्टिंग U से होता है। अब कैसे याद करेंगे इसको? हम लोग कैसे याद करेंगे? जल्दी बैठ जाओ। इस तीनों कोडोन को कैसे याद करेंगे? तो तीनों का शुरुआत U से है। क्यों?
जब भी हम लोग किसी को बोलते हैं नॉनसेंस, कैसे बोलते हैं? यू आर नॉनसेंस, मतलब यू लगाते हैं, तो यू तो रहेगा ही पक्का। अब एक में है ए जी, अब ये छोड़ दो, ये याद होगा तुमको कि यू से स्टार्ट होगा। आज याद कर लो, 2 तारीख को एग्जाम देना है, आज के बाद कभी नहीं पढ़ना इस लाइन को, आज फाइनल याद कर लो। 2 तारीख को डायरेक्ट इसको टिक मार के आना है। यू से स्टार्ट होगा, एक में होगा ए जी, एक में होगा जी ए, एक में होगा ए ए, जोड़ दो यू ए, यू ए जी, यू जी ए। और इसका नाम है एम्बर, इसका नाम है एम्बर, इसका नाम है ओपल, और इसका नाम है ओकरे। एकदम याद करना पड़ेगा आपको। एम्बर, ओपल, ओकरे। याद करने का तरीका, पत्नी बोलती है ए जी अम्ब्रेला के नीचे आइए ना। अम्ब्रेला माने एम्बर, मिलता जुलता है। और एक पल गा, ए जी अम्ब्रेला के नीचे आइए ना। और एक पल गा, जब आ ही गए अम्ब्रेला में तो एक पल माने ओपल, गा जी माने गा। आ नहीं तो ओकरे यहाँ आ, मार बेलना से ठीक कर देबो। आय कहे छियो गीत गाबे तो गीत नहीं गाबे छे। ओकरे गांव घर में बोलते हैं, ओकरे यहाँ जेबे, एकरे यहाँ खेबे, तो ओकरे, एकरे गांव में देहाती वर्ड है कि नहीं, तो ओकरे यहाँ आ, तो ओकरे है आ वाला, डबल ए वाला ओकरे। आ एक पल क्या है? गा, एक पल गा। और ए जी पत्नी पति में ए जी ओ जी चलता है। ए जी हाँ अम्ब्रेला के, तो आप याद रखिएगा। और शुरुआत होगा यू से, तो यू ए जी, यू जी ए, यू ए, यू ए जी अच्छा एम्बर, यू जी ए गा अच्छा ओपल, और यू ए आ ओकरे। याद हो गया? तो माय डियर अब चलो, 6 किस किस एमाइनो एसिड के पल्ले में 6 कोडोन आया, तो उसका नाम क्या क्या? किस किस के पल्ले में? इसमें है ल्यूसीन, ल्यूसीन के पल्ले में 6 आया, आर्जिनिन के पल्ले में 6 आया, और सेरीन SERIN सेरीन के पल्ले में 6 आया। 6 है, नहीं विश्वास हो देख लो। देखो यहां से ल्यूसीन का 2 यहां है, 4 4 2 6। आर्जिनिन का चलो 4 यहां है, 2 यहां 6 है। और ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरीन का चलो 2 4 यहां हो गया, 2 यहां 6, बाकी 6 देख लो किसी को नहीं मिला है, किसी को 4 किसी को 3। अब एक एक किसको मिला? एक एक किसको मिला? याद रखो, एक मिला मेथियोनिन को और एक मिला ट्रिप्टोफान को, और सबको एक से अधिक मिला है। ट्रिप्टोफान का होता है यूजीजी, याद कर लेना सब आदमी, ट्रिप्टोफान का यूजीजी हो गया। और इतना, और बाकी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रिक बड़ा चीज यही है कि ये सबको याद हो जाता है। GGU, GGC, GGA, GGG, ये सब क्या है? वैलिन, सॉरी ये ग्लाइसिन, चूंकि जीजी वाला बात है तो ग्लाइसिन। और चूंकि शुरुआत में दिया है, ये शुरुआत में दिया है, तो इसको भी रट लेते हैं कि यू क्या है आ गया एग्जाम में, तो फिनाइलेलानिन, यू। तो बस इसको याद करो, इस चारों को जान लेना। अकेला अकेला किसको मिला है वो, और 3 स्टॉप कोडोन, 6 किस किस को मिला, काम समाप्त। ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है आप लोग को थोड़ा सिखाए थे हम लाइफ में। ये कैसे बनता वो मैं हल्का सिखाता हूं, उसके बाद मैं नहीं करूंगा कुछ। देखो 3 लाइन खींचो, 1 2 3, सीख लो एक बार, लाइफ पर याद रहेगा। 1 2 3 देखा, ऐसे खींच दिया, 4 घर ऐसे, 16 घर बन गया, 16 घर बन गया। आप देखो थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे ऊपर कर दो। अब चलो UCAG, UCAG। अब चलो इसमें UCAG, 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 UCAG शुरू कर दिया। अब देखो ये जैसे आप लिखते हो ना, मान लो लिखे UAG मान लो, तो ये कोडोन है। इस कोडोन में ये क्या हुआ? पहला, ये पहला बेस या पहला न्यूक्लियोटाइड, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड। यानी हर में 3 होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये आएगा फर्स्ट में, ये आएगा सेकेंड में, और ये आएगा थर्ड में। देखो मैं भर रहा हूं, U C, UUA, UUG। आया समझ में? अब तुम क्या गौर किया? अब देखो हमेशा UU। अब चलो इसमें क्या भरेगा? देखो पहला ये होगा UC, इत पक्का होगा। अभी भर दो एक में UCAG,
आया। मान लो इसको भरना है, क्या लिखोगे? पहला ये जी और सी, जी सी जी सी जी सी जी सी, और वो भर दो यू सी ए जी। इसको भरना, जल्दी बोलो, जी और जी, पहले ये जी 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 ऐसे भर दिया, और इसको यू सी ए जी ऐसे करके पूरा घर भर दोगे, और थोड़ा बहुत नाम याद कर लोगे, काम खत्म हो गया। अब चलो, ये हुआ ऑब्जेक्टिव की बात समाप्त हुई, जेनेटिक कोडोन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। अब चलते अगला। अगला है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? शॉर्ट नोट्स है सैलिएंट, कहीं होगा, मैं दिखाता हूं कहां होगा, किधर है, किधर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडोन। हाँ, 13वां क्वेश्चन बनाइए, शॉर्ट नोट्स 13वां क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स 13वां क्वेश्चन मिला। शॉर्ट नोट्स 13वां क्वेश्चन, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, नीचे पेज नंबर लिखा हुआ, नीचे पेज नंबर मिला, 13वां क्वेश्चन। चलिए शुरुआत हो जाइए, एकदम जबरदस्त है, और पूरा चांस है इस बार आने का 26 में, पूरा चांस है। सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडोन, पूरा पूरा चांस है आने का, जाके लिख के चले आना, इतना आसान है। ये जो आपने बताया कि जेनेटिक कोडोन 64 होते हैं, फलाना ढेकाना बोला, इसका क्या होगा, इसका क्या क्या फीचर्स है, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मैं लिख रहा हूं, सुनो। पहला, इट इज ट्रिपलेट, इट इज ट्रिपलेट, इसका मीनिंग हुआ कि हर जेनेटिक कोडोन लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना, दो दो नहीं। ये जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ऐसा नहीं, दो दो नहीं, 3 3, तो 3 3 के मिलने से बना है। तो इट इज, और जब 3 3 के मिलने से बना तो होते ट्रिपलेट। अगला, आप देखिएगा कहीं भी कॉमा नहीं है, अब मन ही मन हम सोच लिए कॉमा नहीं है, तो लिखना इट इज कॉमालेस। क्या उसमें कॉमा है क्या? इट इज कॉमालेस, याद करना होगा, याद कर लो, आज कर लो याद, इट इज ट्रिपलेट, इट इज कॉमालेस। इट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मीनिंग क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब लिविंग बींग्स में, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे बैल हो, बकरी हो, बांस हो, आम हो, लीची हो, कुछ भी लिविंग बींग्स हो, फंगस हो, सब में वही जेनेटिक कोडोन है, AUG स्टार्टिंग, GUG स्टार्टिंग, जो भी है सब कुछ वही 64। तो इट इज यूनिवर्सल, यानी इन ऑल लिविंग बींग्स जेनेटिक कोडोन्स आर सेम। तीसरा, इट इज एन एम्बिगुअस, इट इज एन एम्बिगुअस, और एन एम्बिगुअस का हिंदी अस्पष्ट, इसका हिंदी होता है अस्पष्ट। इसका मतलब हुआ दैट इज इच जेनेटिक कोडोन, 61 कोडोन में से हर जेनेटिक कोडोन किसी न किसी एमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता ही है, और एमाइनो एसिड कितना है? 20 प्रकार का। कोई नाम ले लो 61 में से, कोई नाम ले लो, जैसे मान लो मैंने बोला AUG, तो ये मेथियोनिन को रिप्रेजेंट करता है, UUU फिनाइलेलानिन को रिप्रेजेंट करता है, GGG ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट, मतलब इसी को बोलता है एन एम्बिगुअस। इट इज डीजेनरेट, इट इज डीजेनरेट, मतलब क्या हुआ? बेहतरीन पॉइंट है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है, ये अलग से भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। डीजेनरेट का मतलब हुआ कि सर मैं देख रहा हूं GGA तो भी ग्लाइसिन, GG दोनों सेम है, सेम है शुरुआती में, अब मैं तीसरा बदल रहा हूं, A तो ग्लाइसिन, अब A को बदल रहा हूं, मैंने C, अब GGC हो गया तो भी ग्लाइसिन, मैंने अब C बदल दिया G, अरे भैया तो भी ग्लाइसिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बोला अच्छा U, अरे भैया तो भी ग्लाइसिन को, ये क्या हो रहा है? एक से अधिक कोडोन, 4 कोडोन, 4 जेनेटिक कोडोन, 6 जेनेटिक कोडोन, 3 जेनेटिक कोडोन, यानी एक से अधिक जेनेटिक कोडोन अगर सेम एमिनो एसिड को ही रिप्रेजेंट करे तो इस गुण को बोलते हैं डीजेनेरेसी, यानी जेनेटिक कोडोन्स आर डीजेनरेट। इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हेन मोर देन वन जेनेटिक कोडोन रिप्रेजेंट सेम एमिनो एसिड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीजेनेरेसी। तो इट इज डीजेनरेट, हमने अपनी आंखों से देखा, एग्जांपल दे देना कि मैं देख पा रहा हूं GGA, GGC, GGU, GGG, ऑल दिस रिप्रेजेंट सेम एमिनो एसिड ग्लाइसिन, इसी को कहते हैं। अगला, इट इज नॉन ओवरलैपिंग,
इट इज नन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ए यू जी ले लिया तो अगला 3 लीजिए, जी जी जी। ऐसा मत कीजिए कि ये 3 ले लिए अब फिर से जी ले लिया इसमें, नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग होता नहीं है। सो नन ओवरलैपिंग। तो माय डियर कितना हो गया? इट इज ट्रिपलेट लिखना, दैट इज each genetic codon is made up of 3 continuous nucleotide of messenger RNA। मैसेंजर आरएनए के लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। इट इज कॉमालेस, इट इज नॉन ओवरलैपिंग, इट इज यूनिवर्सल, इट इज अनएम्बिगुअस, यानी हर जेनेटिक कोडोन किसी किसी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज डिजेनेरेटिव, यानी मोर देन वन जेनेटिक कोडोन इफ रिप्रेजेंट सेम अमाउंट ऑफ देन दिस इज कॉल्ड डिजेनेरेसी। और इतना तुम लिख के आने सकते हो क्या? 2 नंबर। जैसे हम बाद में क्या लिख रहे हैं समझाने वाला, अगर तुमको याद नहीं हो दैट इज करके बस इतना लिख के चले हो ना। इट इज ट्रिपलेट, इट इज कॉमालेस, इट इज नॉन ओवरलैपिंग, इट इज यूनिवर्सल, इट इज एम्बिग्यूअस। एकदम 2 में 2, पौने 2 का भी सवाल नहीं है, देना ही है। 2 में 2 समाप्त। चलिए, तो जेनेटिक कोडोन के बारे में आप लोग सीख गए। चलिए अगला एक 12 है। 12 क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द यूटीआर। ये यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीआर का आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है अनट्रांसलेटेड रीजन। आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए थोड़ा फंडा चाहिए आपको। है मात्र 1 लाइन का जवाब, लेकिन थोड़ा मैं ट्रांसलेशन की दुनिया में जा रहा हूं। ट्रांसलेशन क्या था थोड़ा सीख लो। ट्रांसलेशन क्या है बोलो? पहला परिभाषा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन नहीं बोलना चाहते हो तो पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड ही तो प्रोटीन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 3 चरणों में पूरा होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन 3 चरणों में हो रहा था, डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन 3 चरणों में पूरा था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। लाइक दैट ट्रांसलेशन भी 3 चरणों में 3 स्टेप्स में पूरा होता है। और 3 स्टेप का नाम क्या है? इनिशिएशन। ये बताना जरूरी, इसलिए भी अभी एक क्वेश्चन ये भी है। इनिशिएशन वहां है, इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा टर्मिनेशन। अब देखिए ये 3 है। अब उसी में क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और यहां पर क्या है AUG, ऐसे ऐसे करके। एक काम करता हूं, अच्छा पहले लिख देता हूं G A या U, जो लिखना है ऐसे करके लिखते चले जाओ। 3 का ग्रुप बना लो, यहीं से कहानी शुरुआत होगा। लेकिन ट्रांसलेशन को समझने के लिए आपन के पास और भी नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या? ध्यान सुनो। सबसे पहले समझो राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? अरे सर आप तो 11th में पढ़ाए थे। राइबोसोम देखने में ऐसा होता है, लेकिन रियली में ऐसा होता है ना? बताए थे ना आप लोग को दिन भी कि अगर इसको ऐसे मारे तो ये ईर घाट और ये 2 भाग में टूट गया, और इसको सटाने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन देंगे दोनों साइड, इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉल। दोनों सटेगा तो ऐसे बन जाएगा, यही है राइबोसोम। अब देखो यहां पर एक बात सीखना होगा। ये जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 3 घर होता है, 1 घर, 2 घर और 3 घर। ध्यान से याद करो, इसका नाम है ई साइट, इसका नाम है पी साइट और इसका नाम है ए साइट। ए का फुल फॉर्म एमिनो एसाइल साइट, पी का फुल फॉर्म पेप्टिडाइल साइट और ई का फुल फॉर्म एक्जिट साइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के अंदर में 3 साइट होते हैं। एक का नाम ई साइट, एक का नाम पी साइट और इसका नाम ए साइट। अब देखिए, अब ये राइबोसोम के बारे में जानकारी आपको मिल गई और आपको ये सब पता है। अब ये सब हमसे नहीं पूछिएगा कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 70S का 2 यूनिट होगा। ये होगा 70S बराबर 30S प्लस 50S और 80S बराबर 40S प्लस 60S। आप कहिएगा आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है, आप जाके सीख लीजिए, क्योंकि 50 में 30 जोड़ेगा तो कितना होगा?
लेकिन आप 70 बता रहे हैं, 60 में जोड़ेंगे कितना होगा 100, आप ये बता रहे हैं। ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको बोलते हैं लार्ज, ये याद करना पड़ेगा। चलो अगली बात, अब ट्रांसलेशन को समझने के लिए, अभी मैं सुनने क्या हूं, ट्रांसलेशन को समझने के लिए अब आपके पास जानकारी होना चाहिए टीआरएनए का। किसका? टीआरएनए का। जो मिल करके मैसेंजर आरएनए के कोडोन को पढ़ता है, क्योंकि ये कोडोन क्या है, एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, और आप जानते हो आप क्या बनाने जा रहे हो, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, देखो पॉली ऐसे बनता है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ऐसे सटता है, ऐसे सटता है, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और तब जाके क्या बनता है, तब जाके बनता है पॉलीपेप्टाइड। इस बॉन्ड का नाम क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम बेटे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये तो आपको पता है, कौन एमिनो एसिड आएगा पहले, तो मेथियोनिन, क्योंकि एयूजी है। तब कौन आएगा, जीजीजी है, अच्छा ग्लाइसिन आएगा। तब क्या है, लेकिन ये पढ़ के लाएगा कौन, तो ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का नाम है ट्रांसफर करना, अपने कंधों पर एमिनो एसिड को बना बना के लाएगा, यहाँ पढ़ेगा और मार्केट से एमिनो एसिड को कंधे पर बैठा के यहाँ लाएगा, और धीरे धीरे सारे एमिनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फिर भी कोशिश करता हूं इन शॉर्ट बताने का। अब देखो, पहली बात सीख लो कि मैं अभी दो चीज बताऊंगा, एक ट्रांसफर आरएनए के बारे में और पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, यानी दो एमिनो एसिड। अब सबसे पहले अब आ गया एमिनो एसिड क्या है। अब एमिनो एसिड आपको आना चाहिए, जिस आदमी को मीथेन आ गया, जिस आदमी को मीथेन आता है CH4, उस आदमी को एमिनो एसिड आ गया। और एमिनो एसिड अगर आप नहीं समझिएगा तो बेकार हो गया, आपको ये ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। तो समझ लो मीथेन का कैसे स्ट्रक्चर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक, यही हुआ मीथेन। अब मीथेन में क्या करना है, देखो इस H को रहने दो और इस H को हटा दो, डिश डिश डिश, हटा दिया आपने। देखो ये एक H को रहने दिया ऐसे, एक H, और यहां आप क्या करो, एक जगह COH और एक साइड एमिनो ग्रुप, एक साइड कार्बोक्सिल, और यहाँ R को बोलते हैं एल्काइल यानी वेरिएबल ग्रुप। यही हुआ एमिनो एसिड। इसको आप तोड़ के लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, HCO डबल बॉन्ड OH, ये हुआ R, ये हुआ N, ये होता H, ये होता H। अब देखो एमिनो एसिड जब दो आता है, मान लो कि मैं एक यहां बना रहता हूं, CH C डबल बॉन्ड OH, यहां देखो N H और H, ये हुआ एमिनो एसिड नंबर 1, ये हुआ एमिनो एसिड नंबर 2। दोनों आमने सामने हैं। अब देखो बर्दाश्त होगा, आमने सामने आ गया, इसका OH और इसका ये H, ये दोनों बन के क्या होगा, आप जानते हो कि OH और H मिलता है तो क्या बनेगा, H2O। तो प्यारे ये क्या बन जाएगा, H2O। और क्या होता देखो, H2O बन के निकल जाएगा, इसका मतलब बन ही गया। जब निकल ही गया तो इसको निकाल ही दो, यहां से निकल गया, और यहां बन गया एक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है, ऐसे। तो अभी हुआ डाइपेप्टाइड, मतलब दो एमिनो एसिड सट जाए तो डाइपेप्टाइड। अब एक तीसरा तैयार है, देखो तीसरा तैयार है, HRCOH NH, ये जल बन के निकल गया, इसका OH इसका H जल बन के निकल गया, क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो तीन एमिनो एसिड, 1 2 3, अब बन गया ट्राइपेप्टाइड, और चौथा आएगा टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। और इस तरीके से जब 10 से अधिक एमिनो एसिड सट जाए एक लड़ी में, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। चाहे वो 141 हो, चाहे 242 हो, चाहे 1000 हो, जितना भी एमिनो एसिड सट जाए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। आखिर ये एमिनो एसिड आएगा कौन, मान लो ये कौन था, ये कौन था, ग्लाइसिन है कि एलालिन है कि वेलिन है कि ट्रिप्टोफान है कि क्या है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड यहां से होगा कि यहां पर जो कोडिंग है वही। तो माय डियर, अभी अभी आपने समझा एमिनो एसिड कैसे आपस में रिएक्शन करता है, एक का COOH इंड और एक का NH2 इंड। एक अमीनो एसिड का COOH इंड और एक अमीनो एसिड का NH2 इंड, दोनों आपस में रिएक्शन करता, तब जाके बनता पेप्टाइड बॉन्ड, और ऐसे एक लड़ी में जुड़ते जाता, बनता पॉलीपेप्टाइड। अब अगली बात सुनिएगा, अब मैं बता रहा हूं ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ट्रांसफर आरएनए का अलग से क्वेश्चन भी है, सब आपका तैयार हो जाएगा। अभी जो जितना बात बता रहा हूं, इससे आपको 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा। अभी आप चुपचाप सुनते जाओ, मैं एक ठीक मारूंगा, तुम सब समझ जाओगे। देखो वैसे आपको विश्वास नहीं, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शॉर्ट नोट्स का तीसरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां तैयार हो गया, 9वां तो बनिए गया आप लोग को। उसके बाद और भी है, कहीं पर होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का तीसरा मिला।
डिस्क्राइब द ट्रांसफर आरएनए में वही डिस्क्राइब कर रहा हूं, वही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। और उसका नाम है एडेप्टर मॉलिक्यूल भी। क्या नाम है? ट्रांसफर आरएनए का बहुत नाम है, एस आरएनए भी नाम है। देखो ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम एस आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, और क्या नाम है? एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि इसके बिना आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। अब चलो, अब जो मैं सिखाता हूं वो गौर सुनना। मैं बता रहा हूं ट्रांसफर आरएनए, एक आपका क्वेश्चन भी लॉन्ग सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ अभी आप तो सीख लोगे ट्रांसलेशन। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? दुनिया जानती है कि कोई भी आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। ये लिख देना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, पहले फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल। अगला, वी नो दैट कि इच आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन ट्रांसफर आरएनए क्या? देखो मान लो ये ट्रांसफर आरएनए है, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये ऐसा नहीं रहेगा। ये क्या करता है? आपस में ऐसे से मिल मिल के और बना लेगा क्या? देखो ये ऐसे बन जाता है, ऐसे बन गया। इसका नाम है 5 प्राइम, इसका नाम है 3 प्राइमिन। यहां पर क्या होगा? ए सी सी, यहां पर क्या होता है? जी। अब देखो ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? आई मीन ये पेयरिंग हो रहा है, बेस पेयरिंग हो रहा है, बेस पेयरिंग हो रहा है यहां। ओके, अब देखिए इसका नाम है 3 प्राइमिन। अब देखिए यही है ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए का एक होता है 2D मॉडल, एक होता है 3D मॉडल। प्यारे 3D मॉडल कौन होता है? एल शेप्ड, इन्वर्टेड एल शेप्ड। ट्रांसफर आरएनए का 2 रूप है, इन्वर्टेड एल शेप्ड जो 3D होता है, 3 डायमेंशनल, इन्वर्टेड एल शेप्ड इसको होता है 3D। और ये क्या होता है? क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर प्लांट का जो लीफ होता है इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये हुआ 2D, 2 डायमेंशनल। अब देखो क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार यहां लिखना पड़ेगा फिगर में, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही फिगर बनाइएगा और लिखना कि इस ट्रांसफर आरएनए है 3 लूप, 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप। आर्म कितने हैं? 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म और एक इसका नाम है वेरिएबल आर्म। इस आर्म का क्या काम है? नोबडी नोज, कोई साइंटिस्ट को आज तक पता नहीं चला इसका क्या काम है। इसका नाम है टी साइसी लूप, और लिखना पड़ेगा या इसका टी लूप भी नाम है, याद कर लो आज। इसका नाम है टी शाई, इसको बोलते हैं शाई पढ़ते हैं, टी शाई सी लूप या टी लूप। इसका नाम है DHU लूप या डी लूप। इसका नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन। इसका नाम है एंटीकोडोन लूप, इसका क्या नाम है? एंटीकोडोन लूप। और यहां पर एंटीकोडोन होते हैं, कोडोन का उल्टा एंटीकोडोन। जैसे मान लो आपने बोला यहां पर कि सर पहला कोडोन है AUG, दूसरा कोडोन है GGG, तीसरा है AAU। ऐसा ऐसा कितना कोडोन है? 61। अरे बोलो, है तो 64, है तो 64, लेकिन 3 बदमाश है। कामयाब तो 61 है, जो किसी न किसी एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है वो तो 61 ही है। तो हमारे पास 61 कामयाब कोडोन है, इसका मतलब हमारे पास 61 प्रकार का एंटीकोडोन होगा। 61 कोडोन, इसका मतलब 61 एंटीकोडोन। और आपको बता दें कि एक ट्रांसफर आरएनए में एक ही कोडोन, एक ही एंटीकोडोन है। मान लो वहां है AUG, यहां है AUG, तो सुन लो इसका ट्रांसफर आरएनए जो होगा उसका नाम क्या होगा? यहां होगा UAC। क्या नाम होगा? UAC नाम होगा। और UAC क्या है? ये एंटीकोडोन है। ये क्या है? ये एंटीकोडोन है। ध्यान रखना, इसमें और भी बहुत बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो ये 3 वाला आएगा, इसे नियम तक कहा जाएगा कि U इधर होगा, A यहां होगा, C। लेकिन उतना कोई ध्यान देता नहीं है, ध्यान देना चाहिए सब बात पर। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि यहां पर क्या होगा, मोटा मोटी बता रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, एंटीकोडोन, इसका नाम होगा UAC।
सी, यूएसी। अब जिसका यूएसी नाम है वही यहां आएगा सटने के लिए। ऐसे देखो आ गया, ऐसे आएगा, आया अपने कंधे पर, किसको लेके, मैंने, और डिश आया और बाइंड कर गया। कौन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां क्या, जल्दी बोलो, यू, यहां क्या है, ए, यहां क्या, सी। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और सट गया, क्योंकि ये तो धागा है, मैसेंजर आरएनए एक धागा है। धागा पर कौन आया? ट्रांसफर आरएनए। और उस पर धागा पर अगर ट्रांसफर आरएनए को रखोगे तो वो तो गिर जाएगा नीचे में, लेकिन अगर सट जाए तो नहीं गिरेगा। कैसे सटेगा? तो ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडोन लूप में एंटी कोडोन है और मैसेंजर आरएनए पर कोडोन है। कोडोन और एंटी कोडोन में बेस पेयरिंग होता है और वो चिपक गया। अपने कंधे पर किसको लाया? एमिनो एसिड को। एमिनो एसिड कैसे लाएगा? यहां पर कोई भी, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पहले आपने बोला 3 लूप, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, कितने आर्म? 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म, 5 आर्म। और उसके बाद 2 इंड है, एक इंड का नाम है 5 इंड और एक नाम 3 इंड। और 3 इंड को बोलते हैं एक्सेप्टर इंड। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एंड बोलते हैं। और इस आर्म को बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आर्म। क्योंकि यहां पर कौन आता है? एमिनो एसिड। यहां पर एमिनो एसिड आता है और बाइंड कर जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन है, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 12वीं के बोर्ड में कि एमाइनो एसिड जब सटता है ट्रांसफर आरएनए के कंधे पर तो अपने किस इंड से सटता है? उसके 2 इंड है, COOH इंड और NH2। हर एमाइनो एसिड के कितने इंड है? एक का नाम COH, एक का नाम NH2। इधर है H, इधर है R। इसको बोलते हैं C इंड, इसको बोलते हैं N इंड। तो कोई भी एमाइनो एसिड जब सटने आएगा यहां पर तो अपने इस इंड से सटेगा। क्या नाम है? COOH इंड से यहां सटता है। और कोई एमिनो एसिड वही सटेगा, एमिनो एसिड वही सटेगा, जैसे मान लो कि यहां पर है AUG और ये आके बाइंड कर गया। अब ये बात पक्की हो गई कि इसके कंधे पर कौन आएगा? मेथियोनिन। क्यों? क्योंकि वी नो दैट AUG रिप्रेजेंट द मेथियोनिन। तो अभी जो ट्रांसफर आरएनए आया है, बात पोल खुल गया, इसके माथे पर कौन आया होगा? और मेथियोनिन कौन आया होगा? तो मेथियोनिन जो भी आएगा सटेगा वो होगा एक्टिवेटेड। कोई भी एमिनो एसिड तभी सटेगा जब वो एक्टिवेट होके आएगा, नहीं तो ये बैठने नहीं देगा। तो चलिए अब मेथियोनिन, अब उतना पढ़ाएंगे डिटेल्स तो नहीं काम चलेगा। तो इतनी बात हो गई, ऐसे करके लाएगा, यहां आएगा और यहां क्या रहेगा। अब चलो इसको डिटेल करते हैं। अब डिटेल करते हैं। पहला तो ट्रांसफर आरएनए समझ गया सब आदमी को? नहीं, यहां तो लिखना भी तो पड़ेगा ना रे, हम भाग नहीं सकते हैं। इसका नाम एंटीकोडोन लूप, हम भाग नहीं सकते हैं, बताना ही पड़ेगा। इसका नाम एंटीकोडोन लूप, इसके पास एंटीकोडोन होता है। चलो इसका नाम टी-साइसी लूप। और टी-साइसी लूप का काम है कि इसके कारण ये क्या है? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसमें 3 घर है, 1 घर, 2 घर, तीसरा घर। इसका नाम है पी घर। यानी आपने क्या देखा कि ट्रांसफर आरएनए एक तो मैसेंजर आरएनए से बाइंड किया ही, दूसरा इस घर से भी बाइंड किया, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से भी बाइंड किया। तो राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से कैसे बाइंड हो गया ये ट्रांसफर आरएनए? तो इसने कहा, टी लूप ने कहा मैं हेल्प करता हूं। ड्यू टू टी लूप इट बाइंड्स विथ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अगला इसका क्या काम है? इसने कहा कि मेरा काम यही है कि हम एमिनो एसिड को ये पहचानवाते हैं कि ए एमिनो एसिड जाओ, और तेरा एक्टिवेट करने वाला एंजाइम मार्केट वहां घूम रहा है। तो वही हुआ, इट हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर एक्टिवेटिंग एंजाइम टू द एमिनो एसिड। ये सब काम है। वैसे हम आपको एक चीज दे दिए, ध्यान रखिएगा। हम फोटो क्या दिए हैं कि सिर्फ आपको ट्रांसफर आरएनए को नहीं डील करना है, तो डील करना है, तो सब कुछ बोलना पर लॉन्ग क्वेश्चन है, डील करना है। तो इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम हो गया, काम समाप्त, फोटो बना देना, पूरा फिनिश हो गया, ट्रांसफर आरएनए फिनिश। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि क्वेश्चन था कहां पर, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहां है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, हाँ तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने अभी अभी आप लोग को समझाया कि ट्रांसलेशन 3 चरणों में पूरा होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन
और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या बनता है, ऐसे लिखना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पर शॉर्ट नोट से क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनिशिएशन। और इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या क्या इंक्लूड करता है, देखो पहला ट्रांसफर आरएनए, तो पहला लिखो ट्रांसफर, सॉरी इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। दूसरा, अब यहां पर क्या था, ये सब कोडोन है ऐसे, तब आया कौन, ध्यान देखो, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो लिखना स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अगला आपको देखो यहां आया, अब आया मेथियोनिन को लेकर, ध्यान देखना कैसा मेथियोनिन, चूंकि एयूजी है सबको पता, अब देखिए, अब आया ट्रांसफर आरएनए अपने कंधे पर किसको लेके, मेथियोनिन, और ये मेथियोनिन कैसा होता है, फॉर्मेलेटेड, कैसा होता है, इसके एन इंट को सील कर दिया। अब जितना भी बैठा हुआ जो पहली बार पढ़ रहा, तू कहता होगा यार कौन सी बोल रहा है, इसके कंधा पर मेथियोनिन आया और मेथियोनिन फॉर्मेलेटेड है, अब रट लो, अभी उतना वक्त नहीं है इसके, चूंकि तुम जानते हो कि सी इंट से सटा, थोड़ा हिंट करता हूं, ये सी इंट से सट गया, तो मेथियोनिन का कौन इंट फ्री था, एन इंट, तो ये पहली बार मेथियोनिन आ रहा है, जो पहली बार आता है ना उसका एन इंट बदमाशी कर सकता है किसी के साथ, तो हमने क्या किया, उसको फॉर्मेलेटेड कर दिया, सील कर दिया, इसीलिए जो पहली बार आता है मेथियोनिन उसको कहते हैं फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन। अब चलो, तो क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए, दूसरा हुआ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तीसरा हुआ लोडेड, इस ट्रांसफर आरएनए को बोलते हैं लोडेड ट्रांसफर आरएनए, जिस ट्रांसफर आरएनए के कंधे पर, जिस ट्रांसफर आरएनए के कंधे पर एमिनो एसिड बैठ जाता है, उस ट्रांसफर आरएनए को बोलते हैं लोडेड ट्रांसफर आरएनए या चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, चार्ज्ड। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट लोडेड या चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए विथ फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन। चौथा लिखो, चौथा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज, पचमा, ये लार्ज और ये स्मॉल दोनों सट गया, तो क्या बन गया, राइबोसोम, क्या बन गया ये, तो राइबोसोम दोनों को सटने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन, क्या चाहिए, और ये सब काम के लिए क्या चाहिए, जीटीपी, जीटीपी मतलब एटीपी, एटीपी जीटीपी एक ही चीज हुआ, ये क्या हुआ, एनर्जी। उसके बाद चूंकि इनिशिएशन कर रहे हो, अभी हम ये पढ़ा रहे हैं इनिशिएशन, तो हमको चाहिए इनिशिएशन फैक्टर, आईएफ, इसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। लेकिन यह है प्रोकैरियोटिक में, अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात, उसमें ई लगा दो, EIF, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, सब नहीं लिखना है। चलो अगला, हो तो गया, बस इतना ही चाहिए, बस खत्म हो गया, खत्म। इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पर शॉर्ट नोट्स आएगा, यही फिगर बनाओगे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये आया हुआ ऐसे करके बड़ा, और यहां ये दिखा देना कि इसमें 3 घर है, इस घर में ये आया, अगला घर में ये अगला कोडोन है जी, और ये घर खाली है, ऐसे बना दिया। और लिखोगे क्या कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनिशिएशन, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स, पहला मैसेंजर आरएनए, दूसरा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तीसरा फर्स्ट लोडेड ट्रांसफर आरएनए हैविंग फॉर्मेलेटेड मेथियोनिन, चौथा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, पांचवा दोनों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम, उसके बाद जीटीपी एनर्जी के लिए, और आईएफ इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर ये 3 प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में, ये 9 से 10 प्रकार का होता है हम लोग में, समाप्त। ये था इनिशिएशन फैक्टर। अब आगे की बात मत पढ़ो, उतना समय नहीं, ये हुआ तो आप में अभी तक ट्रांसफर आरएनए का एक शॉर्ट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसका शॉर्ट हो गया, जेनेटिक कोडोन का शॉर्ट हो गया, और एक था इनिशिएशन, और एक था ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सबको तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शॉर्ट में सबको तैयार हो गया, डिस्क्राइब अबाउट इनिशिएशन कोडोन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन कोडोन इनिशिएट करता है, इसका नाम है AUG, और ये मेथियोनिन रिप्रेजेंट करता है, और स्टॉप कोडोन क्या, 3 UAG, UGA और UA, सबका नाम दे देना, और ये स्टॉप करता है, काम खत्म हो गया। चलिए
अगला है चलो पहला समाप्त, सी डीएनए और एस डीएनए। सी डीएनए और एस डीएनए में जान लो, सी बस एक एक लाइन का, सी डीएनए और एस डीएनए क्या है सुन लीजिए। सी बने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी बने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और एस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या हुआ? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये होगा डबल स्टैंडर्ड, ये है सिंगल स्टैंडर्ड। ये कब बनता है? ये बनता है आरएनए से, आरएनए से बनता है डीएनए, उस डीएनए को क्या बोलते हैं? सिंगल, सॉरी, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये कब बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। कब बनता है और कब बनता है? रेट्रोवायरस, एचआईवी से। एचआईवी क्या करता है? अपने आरएनए से डीएनए बना देता है। जैसा कि हम जानते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। लेकिन कभी कभी आरएनए से डीएनए बन जाता है उल्टा, इसको बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। ये कब बनता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। एंड एस फॉर सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होता है? वो एज ए टेम्पलेट काम करता है। आपको बोले थे ना, जब तक डीएनए डबल है तो डबल है, और ऐसे अगर खुल जाता है तो ये क्या बन गया? टेम्पलेट। क्या बन गया? टेम्पलेट। तो ये हो गया इसमें अंतर। आगे चलते हैं, चौथा हो ही गया। हाँ, चौथा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन डील कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। माय गॉड, छूट जाता। व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया, व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल? आप सुनो ध्यान से, इस दुनिया में पहले आरएनए आया कि डीएनए? पहले आया आरएनए, उसको बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। पहले दुनिया में धरती पर जब इवोल्यूशन हुआ था, 7वां चैप्टर पढ़ाए थे जब, तो इवोल्यूशन के दरमियान में धरती पर, इस अर्थ पर पहले क्या आया था? आरएनए की डीएनए। तो पहले था आरएनए वर्ल्ड, और पहले आरएनए छाया हुआ था, डीएनए था ही नहीं। हर जगह जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, आरएनए था। लेकिन आरएनए में थोड़ा सुधार हो गया तो बन गया डीएनए। और आप जानते हो कि आरएनए होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए होते हैं, और वो सब आपको याद है। आरएनए केमिकली मोर रिएक्टिव ड्यू टू मोर ओएच, और ये सब पता है। तो मेरा कहना है कि बाद में आया डीएनए, और जैसे ही बाद में डीएनए आया, डीएनए देर से आया, डी से देर से आया, डी से डीएनए आया, और डी से डी कुमार कह रहा है, डॉक्टर डी कुमार, डी से दरभंगा में, कि डी से डीएमसी से डॉक्टर कह रहा है कि डीएनए छा गया गुरु। डीएनए जब से आया धरती पर छा गया गुरु, और ये बन गया, यही स्थान ले लिया जेनेटिक मटेरियल का। आरएनए का स्थान समाप्त। अब आरएनए जहां डीएनए है ही नहीं, जहां डीएनए है ही नहीं, वहां पर आरएनए है तो आरएनए बन गया जेनेटिक मटेरियल। कहां पर? इक्की दुक्की वायरस में। वरना पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, वायरस से लेकर बैक्टीरिया से लेकर अमीबा से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर सभी जीवों में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब ये हुआ सारांश। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगला है कि आखिर डीएनए ही यह स्थान क्यों ले लिया? जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल? क्या ऐसी बात हुई कि आरएनए पीछे पड़ गया और डीएनए आगे निकल गया और डीएनए स्थान ले लिया जेनेटिक? तो उसका 4-5 नियम है। पहला, क्या लिखोगे एग्जाम में? शॉर्ट नोट्स है। व्हाट आर द, पहला क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है कि जो जेनेटिक मटेरियल कहलाना चाहता है उसको स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होना चाहिए। डीएनए ने कहा मैं हूं मोर स्टेबल। उसके बाद जो भी कहलाना चाहता है जेनेटिक मटेरियल, उस केमिकली लेस रिएक्टिव उसे होना चाहिए। डीएनए कहा मैं आरएनए की तुलना में लेस रिएक्टिव हूं, और आरएनए की तुलना में मोर स्टेबल हूं। दोनों गुण मिल गया, आरएनए पीछे आ गया। अगला गुण कहा, दोनों में से जो जेनेटिक मटेरियल कहलाना चाहता है वो उसको अपना रेप्लिका बनाने आना चाहिए, उसकी उन्हें रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन माने डीएनए से डीएनए या आरएनए से आरएनए। तो आरएनए डीएनए में डीएनए ने कहा कि मैं इसमें बहुत तेज हूं, मैं अपनी कॉपी फटाफट बना लेता हूं अपने जैसा, यानी मैं डुप्लीकेट करने में बहुत तेज हूं। और सही बात है,
आरएनए अपनी कॉपी फटाफट बना सकता है, यानी सॉरी डीएनए कैन डू द डीएनए रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन कर सकता है वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो ये कहा मैं हूं सबसे आगे, मैं अपना रेप्लिका बना लेता हूं, मैं रेप्लिकेशन कर लेता हूं, यानी मैं अपना डुप्लीकेशन कर लेता हूं। अगला और आखिरी नहीं, एक और, दो और है कि दोनों में से वो कहलाएगा जेनेटिक मटेरियल जिसमें म्यूटेशन बहुत स्लो रेट से चलता हो। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? परमानेंट चेंज, जिसमें चेंज बहुत स्लो होता हो। आरएनए में म्यूटेशन काफी फास्ट होता है और डीएनए में स्लो होता है। क्यों? सोचो, क्योंकि डीएनए के पास रिपेयर मैकेनिज्म है। डीएनए के पास रिपेयर, डीएनए में थोड़ा भी गड़बड़ी होता है, डीएनए अपने आप को रिपेयर कर लेता है। ऊपर से अल्ट्रावायलेट रे आया और म्यूटेशन कर दिया, हल्का सा कर दिया, डीएनए उसको सुधार कर लिया। कभी कभी सुधार नहीं कर पाता है तो म्यूटेशन हो गया परमानेंट। आरएनए क्या करता है? आरएनए में ये गुण नहीं है, इसीलिए आरएनए में जो खराबी आ गई वो आ गई। इसीलिए आरएनए फास्ट करता है म्यूटेशन, यानी उसमें बदलाव फास्ट आता है, और डीएनए में बदलाव फास्ट नहीं आता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि जो बदलाव आता है उसको ठीक कर लेता है, इसके पास रिपेयर मैकेनिज्म है। इसीलिए अगला लाइन था कि हाँ, वो म्यूटेशन स्लो में जाए। और एक लास्ट है जो मेंडेलियन फैक्टर के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। मेंडेलियन फैक्टर का मतलब मेंडल साहब अपनी लाइफ में कभी भी जीन नहीं बोले, वो जीन को फैक्टर कहते थे, है ना। तो वही रिसेसिव, डोमिनेंट, ये सब वाली बात, यानी वो कहलाने का हकदार होगा जेनेटिक मटेरियल जो मेंडेलियन साहब के फैक्टर के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करे। समाप्त हो गया। पहला क्या था? इट शुड बी स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, इट शुड बी केमिकली लेस रिएक्टिव, और इट शुड हैव प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन कर सके, वो भी था। उसके बाद मैंने बताया इट शुड हैव मतलब लो चांस ऑफ म्यूटेशन, जो भी था। और लास्ट था इट शुड हैव एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर के रूप में अपने आप को जो एक्सप्रेस कर सके। ये पांचों के पांचों गुण डीएनए में कूट के भरा हुआ है, इसीलिए डीएनए क्या कहलाया? जेनेटिक मटेरियल। चलिए अगला, ये भी क्वेश्चन डील हो गया। चलिए अब मैं आपको बिना देखे मैं चलता हूं डीएनए फिंगरप्रिंट पर। ये लास्ट, चूंकि इस समय समाप्ति की ओर है, ये लास्ट करूंगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लास्ट करके। और एक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बाप रे बाप, ये आप खुद अपने भी कर लोगे। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा सा करता हूं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सुनो, ये 1990 में शुरुआत हुआ, 2003 में जाके खत्म हुआ। कितने साल लगे? 13 साल। कितने पैसा लगा? किसको देखना था? इंसान के जीनोम को। इंसान के जीनोम का मतलब हुआ इंसान के एक हैप्लॉइड सेल में, जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेल, इंसान के एक हैप्लॉइड सेल में जितना जीन है उसको जीनोम कहते हैं। और जीन की लंबाई क्या थी? 3.3 गुना 10 पर पावर 9। अगर इस 3 को हटा दें तो लगभग 3 गुना 10 पर पावर 9 बेस पेयर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बिलियन, यानी 3 बिलियन बेस पेयर। इसी 3 बिलियन इंसान के एक हैप्लॉइड सेल में डीएनए की टोटल लंबाई 3 बिलियन बेस पेयर था। इसी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कसम खा लिया कि हम हर जीन को समझ के रहेंगे कि इंसान के एक जीनोम में कितने जीन हैं, सब जीन को समझ के रहेंगे, चाहे जो करना पड़े, जितना दिन लगे। प्यारे, 1990 में कहानी शुरुआत हुई। अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस है ना, वो, और एक होता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दोनों मिलकर के शुरुआत किया 1990 में। उसके बाद वेलकम ट्रस्ट कंपनी ऑफ ब्रिटेन, ये सब कहानी है, आया। उसके बाद चाइना, जापान, रशिया, जर्मनी, ये सब आया, वो सब भी ज्वाइन किया, और बहुत सारे देश ज्वाइन किया। और पैसे कितने लगे? समय कितना लगा? 13 साल। सोचो ना, इंसान के एक हैप्लॉइड सेल के जीनोम को समझने में 13 साल लग गया। और पैसा कितना लगा? 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर। 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी, और सब मिला के हमारे पास कितना बेस पेयर था? ह्यूमन के, इंसान के जीनोम में डीएनए की लंबाई कितनी? इतनी बेस पेयर। तो इसका मतलब इतना पैसा खर्च हुआ, तो एक बेस पेयर पर कितना खर्चा हुआ? बोलो ना रे, 3 बिलियन बेस पेयर समझना था, और इतना पैसा खर्च हुआ, इसका मतलब एक बेस पेयर पर खर्चा कितना हुआ? 3 अमेरिकन डॉलर। 3 अमेरिकन डॉलर। उसके बाद चलो अगला, इसका क्या गोल है
और क्या सैलिएंट फीचर है, फटाफट हम सैलिएंट फीचर बोल देते हैं। जब पूरा ह्यूमन स्टडी जब हो गया, ह्यूमन जीनोम की स्टडी हो गई, तो इसमें क्या आया निष्कर्ष कि इंसान का वह कौन क्रोमोजोम है जो सबसे लंबा होता है, लार्जेस्ट क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान रखना। इंसान के 23 क्रोमोजोम में सबसे बड़ा क्रोमोजोम कौन? पहला। इंसान के 23 क्रोमोजोम में सबसे छोटा क्रोमोजोम कौन? वाई। वाई पर कितने जीन? 231 जीन। फर्स्ट क्रोमोजोम पर कितने? 2968 जीन। सब याद करना पड़ेगा। अगला, इंसान के एक जीनोम में टोटल कितने जीन? तो 25,000 से 30,000। कितने जीन? 25,000 से 30,000। अगला, हर जीन की कितनी लंबाई? 3,000 बेस पेयर। उसके बाद इंसान के अंदर सबसे बड़ा जीन कौन? डिस्ट्रोफिन जीन। कौन? और डिस्ट्रोफिन जीन को क्यों आप कह रहे हो बड़ा जीन? क्योंकि इसका लंबाई 3,000 बेस पेयर नहीं बल्कि 2.4 मिलियन बेस पेयर। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। कितना पैसा खर्च हुआ, कितना? टोटल क्वेश्चन 2968 क्वेश्चन, 231 जीन क्वेश्चन, डिस्ट्रोफिन जीन सबसे लंबा क्वेश्चन, कितनी लंबाई ये क्वेश्चन, कितने जीन इंसान के जीनोम में ये भी क्वेश्चन, एक जीन की एवरेज लंबाई कितनी ये भी क्वेश्चन, ये सारा था। अगला अब है डीएनए फिंगरप्रिंट। ये देखा गया जब इतनी पूरी स्टडी हो गई, जब इतनी स्टडी हो गई तो एक बात का पता चला, एक बात का पता चला कि दुनिया में जितने भी मनुष्य है, हर मनुष्य का 99.9% डीएनए सेम है। हर मनुष्य का, जितने भी कुमार हो, ए कुमार, बी कुमार, डी कुमार, जो भी हो, सबका डीएनए मैं निकाल लूं और डीएनए को मैच कराऊं तो सबका 99.9% डीएनए सेम है। 0.1%, 0.1% मैं इंसान की बात कर रहा हूं ना, 0.1% डीएनए क्या है? हम लोग इंसान का अलग है, 0.1%। और 0.1 का मतलब कितना होता है? सुनो, तो 3 गुने 10 पर पावर 19, और इसको तुम क्या करो, इसका कितना परसेंट? 0.1%। देखो 0.1%, तो परसेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। पर बट्टा 100 लिखोगे। इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे? ये 3 जीरो क्या होगा? 6, यानी 3 गुना 6 यानी 3 मिलियन। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। यानी हर इंसान का आपका 3 मिलियन बेस पेयर और हमारा 3 मिलियन बेस पेयर कभी एक जैसा नहीं होगा। यानी 0.1% आपका, 0.1 सुनने में लगा बहुत कम, लेकिन जब मैंने 0.1 को निकाला तो इतना बेस पेयर आया। यानी आपका और हमारा किसी भी इंसान का 0.1% सेम नहीं है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो जुड़वा बच्चा मोनोजाइगोटिक होता है, जो जुड़वा भाई जुड़वा बहन एक जाइगोट के टूटने से बना है, उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का भी डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। प्यारे, डीएनए फिंगरप्रिंट इसी पर आधारित है कि हर इंसान का डीएनए बिल्कुल सेम नहीं है, 0.1% तो अंतर है। बोला उसी 0.1% को देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि ये मर्डर किया कि नहीं। तो प्यारे, डीएनए फिंगरप्रिंट का सबसे पहला स्टडी किसने किया? सर एलेक जेफरे। किसने किया? सर एलेक जेफरे ने किया। और सर एलेक जेफरे को क्या कहते हैं? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन आ सकता है। 1984 में सबसे पहले शुरुआत हुआ था, कहीं 85 भी कहीं 84 भी। समझ गया सब आदमी को? और प्यारे, ये जो पहली बार आविष्कार हुआ, उसके बाद इंडिया में किसने किया शुरुआत? इंडिया में हैदराबाद में शुरुआत हुआ। किसने किया? डॉक्टर बीके कश्यप और डॉक्टर लालजीत सिंह ने स्टार्ट किया था। डीएनए फिंगरप्रिंट का दूसरा नाम क्या है? डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए टेस्ट भी है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी नाम है। और प्रिंसिपल ये किस पर आधारित है? 0.1% पर आधारित है। अब जो 0.1% आपका और हमारा सेम नहीं है, उसको हम बोलते हैं आरएफ। क्या बोलते हैं? तो मान लो कि इतना डीएनए, ये ए कुमार का डीएनए और ये बी कुमार का डीएनए, इतना आपका और इतना मेरा सेम है, इतना और इतना सेम नहीं है। तो मैं इसकी बात करता हूं, ये किसका बना होता है? ये रिपीटेटिव डीएनए का बना होता है। इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। जो आपका और मेरा सेम नहीं है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, कि ये फ्रेगमेंट आप में है हम में नहीं, ये हम में है तुम में नहीं। और ये आरएफ किसका बना होता है? इतना टुकड़ा जो आप में सेम नहीं, उसको बोलते हैं आरएफ, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। ये बना होता है सैटेलाइट यानी रिपीटेटिव डीएनए का। किसको बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए का बना होता है। ये क्या होता है कि एक खास टुकड़ा रिपीट करते रहता है, एक खास टुकड़ा। क्यों इसका नाम है रिपीटेटिव डीएनए? क्योंकि एक खास, मतलब मान लो ATGC, तो यहां आ गया ATGC, फिर आएगा ATGC, फिर आएगा ATGC, ATGC, ATGC। कितनी बार रिपीट मार सकता है? 100 से लेकर 1000 बार रिपीट मार सकता है। लेकिन अभी मैं जो भी बताऊंगा आपके दिमाग में पूरा बात नहीं आएगा, आपको पता है।
ये पूरी बात नहीं आएगा। इसीलिए बस इतना बताता हूं कि ये रिपीटेटिव डीएनए आपका और मेरा बिल्कुल सेम नहीं है, और रिपीटेटिव डीएनए बना होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस का, और इसकी लंबाई हो सकती है कितना 11, और ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए का दूसरा नाम सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। और डीएनए फिंगरप्रिंट किससे निकालते हैं? मिनी सैटेलाइट से। मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम क्या है? VNTR। क्या नाम है? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और इसमें कितना रिपीट होता है? 11 बेस पेयर से लेकर 60 बेस पेयर की लंबाई होगी एक VNTR का। और ये कितनी बार रिपीट मारेगा? 100 से 1000 बार। जितना याद होगा याद करो। अब हम लास्ट लाइन बोलने जा रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज क्या है। कहीं कोई बच्चा खो गया, बच्चा खो गया और वो माँ बाप बोल रहा है कि मेरा बच्चा है, वो माँ बोल रहा है मेरा बच्चा है, तो दूध का दूध, इसको बोलते हैं पैटर्निटी, इसको बोलते हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का हिंदी झगड़ा, कि इसका पिता और माता कौन है, इसका झगड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे? बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे और बना के रख लेंगे, और उस माता पिता का बनाएंगे, और उस माता पिता, चूंकि इस बच्चे में क्या है? मां दी होगी ओवम, अब बाप दिया होगा स्पर्म, तो इस बच्चे में आधा क्रोमोसोम मिलता होगा मां से, आधा बाबूजी से। तो डीएनए फिंगरप्रिंट दोनों का मिक्सर होगा इसका, और वो बिल्कुल नहीं दी है। अगर झूठ बोल रही है तो उसका नहीं होगा, अरे जो सच बोल रहा है उसका मिक्सअप होगा, मिल जाएगा। तो इसका बच्चा इसका है। अगर दोनों में से किसी का नहीं मिला तो बच्चा दोनों में से किसी का नहीं है। जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया और किसी का मर्डर हो गया, मरा हुआ है, और उस आदमी के हाथ में बाल है, एक ऐसे आदमी मरा हुआ बाल है। जनरली कोई जब मरता है, जैसे मान लो कोई आदमी उसको घेट काट रहा है, तो वो आदमी, अब तो मरिए रहा है, सबको घेट काटिए देगा, तो क्या करता है? पूरा युद्ध करता है, ये मुंह नोचता है, ऐसे करता है। तो जो मर्डर है उसका स्किन कहाँ गया? उस इंसान के नाखून में स्किन आ गया, और इंसान मरा हुआ, घेट कटा हुआ मरा हुआ। जब फॉरेंसिक साइंटिस्ट आएगा, बस 1 मिनट बताता हूं, छोड़ता हूं। जब फॉरेंसिक साइंटिस्ट आएगा तो उसके नाखून से क्या निकालेगा? वो सेल निकालेगा। सेल से क्या निकालेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या निकालेगा? डीएनए। डीएनए से क्या निकालेगा? मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट को क्या डालेगा? कहां पर डालेगा? याद है ना? सारे मिनी सैटेलाइट को क्या करेगा? सारे मिनी सैटेलाइट को, कोई बड़ा होगा मिनी सैटेलाइट, कोई छोटा होगा, कोई उससे छोटा होगा, सबको डाल दिया एक बर्तन में, और इसमें क्या डाल देगा? जल्दी बोलो। सारा मिनी सैटेलाइट क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक 3 से 5, एक 5 से 3 है। इसमें क्या डाल देंगे? अल्कली। क्या डाल देंगे? जैसे अल्कली डालोगे, ये क्या होगा? सब सिंगल सिंगल बन जाएगा, सब क्या होगा? और इसको हम लोग क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करेंगे? सबको क्या कर देंगे? अलग अलग कर लेंगे। और चूंकि ये जो है, ये जितना बैंड बनेगा, ये सब बैंड कैसा नजर आएगा? ऑरेंज कलर का। कैसा नजर आएगा? और इसमें हमने जेल में क्या डाल दिया था? इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डाला था? इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया था, जिसके कारण अगर यूवी लाइट डालोगे, देखो क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए को देखने के लिए किस चीज से रंगना होता है? आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? ये जो जेल भरे हो, इस जेल में इथिडियम ब्रोमाइड पहले से डाल देते हैं, और जब डीएनए का सारा टुकड़ा इसमें डाल देते हैं तो डीएनए का सारा टुकड़ा रंगीन हो जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से। और अभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जब इस पर अल्ट्रा वायलेट डालोगे ऐसे करके, तो सारा डीएनए का जो लाइनिंग है, डीएनए का टुकड़ा जो सज गया है, वो दिखाई पड़ेगा ऑरेंज। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 12वीं के बोर्ड में। इथिडियम ब्रोमाइड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जो जेल बनाए, इसका ये जेल किससे बनाते हैं? जेल का नाम है एगेरोज जेल। और एगेरोज जेल किससे बनाते हैं? अगर अगर से। और अगर अगर कहाँ से निकालते हैं? समुद्री घास है, उसका नाम है जेलिडियम और ग्रेसिलियम। ये आपको 11th में पढ़ाए थे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलिया क्या है? रेडियल की पढ़ाए थे आप लोग को। इसी के बॉडी से अगर अगर निकलता। अगर अगर क्या है? एक पॉलीसेक्राइड, ये पॉलीसेक्राइड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्या हुआ कि फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंटिस्ट को क्या हेल्प मिला कि कौन मर्डर किया, कौन उस लड़की का रेप किया, उससे पता चल जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। इस बच्चे का बाप कौन है? तो उसको बोलते हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट, उसमें हमको हेल्प मिलता है। तीसरी बात, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमको धरती पर इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से हमको धरती पर इवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी भी हमको जानकारी मिलती है। आज की पढ़ाई हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको लगता होगा कि सर डीएनए फिंगरप्रिंट हम लिखेंगे क्या? आप तो इतना तेजी में बताए कि बहुत कुछ लोड लिया, तो हम लिख के भेज देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, है ना? या आपके कॉपी पर लिखा हुआ है ही, वैसे मैं लिख के भेज देता हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या पूछता है? स्टेप्स। पहले डीएनए निकालेंगे, तब काटेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है? तो कल शुरू करेंगे हम लोग 7th चैप्टर। क्या शुरू करेंगे? कल शुरू होगा 7th चैप्टर इवोल्यूशन।
ठीक, ध्यान रखिएगा।